हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है भारत एंड आप देख रहे हैं स्वैग टेक। तो ये इस वीडियो सीरीज का लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कूलिंग के बारे में, पावर सप्लाई के बारे में एंड कौन सा केस आपको चूज करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कूलिंग के बारे में। देखो, आपके जो पीसी है ना, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हीट, कि भाई सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं, तो वो चल रहे हैं तो हीट रिलीज करेंगे। अब भाई हीट है वो आपके जो पीसी है उसके अंदर से बाहर निकलनी चाहिए एंड आपके जो कंपोनेंट्स है वो हीट अप नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके कंपोनेंट्स हीट अप होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, वो थ्रॉटल हो जाएंगे। थ्रॉटल बोलो तो वो रुक जाते हैं एक पॉइंट पे आके। फॉर एग्जांपल वो अपनी 100% कैपेसिटी पे नहीं चल पाएंगे, वो उतना ही चलेंगे जितने से वो फट ना जाएं। ठीक है, तो मेन प्लेयर्स कौन है मार्केट में? एक इंटेल और एक AMD। इंटेल अपने जो CPU होते हैं भाई, उनके साथ एक बहुत ही, या तो उनके साथ कूलर्स आते ही नहीं, या आते तो वो तो बहुत ही बेकार क्वालिटी के हैं भाई। इंडियन टेम्परेचर के हिसाब से तो वो नॉर्मल कंडीशन में भी नहीं चल सकते। वेयरएज जो AMD के स्टॉक कूलर्स आते हैं, स्टॉक कूलर मतलब जो डब्बे में CPU के साथ ही आते हैं, ठीक है। तो जो AMD के स्टॉक कूलर्स होते हैं, जो Ryzen 5 के साथ आ रहे हैं, Ryzen 7 के साथ आ रहे हैं, ठीक है, वो अगर आप बेसिक काम कर रहे हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम नहीं करते, नॉर्मल जैसे आप Ryzen 5 के साथ नॉर्मल गेमिंग कर रहे हो, नॉर्मल एडिटिंग कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो PC है इसके अंदर भी नॉर्मल जो कूलर आता है, स्टॉक कूलर आता है, वही लगा हुआ है एंड मुझे कोई भी हीटिंग इशूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। काफ़ी रिस्पेक्टेबल टेम्परेचर्स होते हैं, ठीक है। बट हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इंटेल का CPU ले रहे हैं तो भाई आपको एक एक्सटर्नल कूलर लेना चाहिए। जो कूलर्स है मार्केट में वो 3 तरीके के होते हैं: नॉर्मल एयर कूलर्स, AIOs, ऑल इन वन लिक्विड कूलर्स हो गए एंड कस्टम वाटर लूप्स, ठीक है। तो जो मेजरली यूज़ होते हैं वो एयर कूलर्स होते हैं या फिर AIOs होते हैं। तो भाई देखो, अगर आप थोड़ा सा बजट लेवल का PC बना रहे हैं, मतलब जैसे i3 या Ryzen 3 का, देखो Ryzen 3, Ryzen 5 इनका तो इंटेल की मेनली बात करूँगा, क्योंकि Ryzen से जो स्टॉक कूलर्स आते हैं वो ठीक होते हैं, ठीक है। और जो AIO है वो किसी में भी लग जाता है। तो जो एयर कूलर्स की हम बात कर रहे हैं, अगर आप इंटेल i3 का बना रहे हैं, i5 मैक्स में बना रहे हैं, तो आप एयर कूलर के साथ जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी कूलिंग आपको प्रोवाइड कर देता है कूलर मास्टर के एंड अलग अलग ब्रांड्स जिनके बहुत अच्छे कूलर्स आते हैं। वो आपको मैं बता दूंगा कैसे आपको ढूंढने हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत हार्ड नहीं होता कूलर्स वगैरह में रिसर्च करना कि कौन सा बेस्ट रहेगा आपके प्रोसेसर के लिए। तो आप एयर कूलर के साथ जा सकते हैं अगर आप थोड़े बजट सेगमेंट में चल रहे हैं। अगर आप थोड़े से अच्छे सेगमेंट में जैसे गेमिंग PC बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा आप एक AIO के साथ जाएँ। AIO लिक्विड कूलिंग होती है एंड वो काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है उसका, ठीक है। कॉन्स उसके ये हैं कि उसमें कभी कभार लीकेज हो जाती है, बट मैंने तो बहुत रेयर सुना है कि कभी AIO में लीकेज होगी। देखो, अगर आप बैड हैंडल करोगे तो देखो हो सकती है, नहीं तो नहीं होती है जनरली, ठीक है। AIO कूलिंग होती है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ AIOs कैसे होते हैं। AIOs 2 साइज में अवेलेबल होते हैं, 240 mm एंड 360 mm। वो आपको देखना पड़ेगा आपके PC का जो आपका केस है वो ले रहे हैं कि उसके अंदर आपका जो रेडिएटर है वो माउंट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। आपको AIO उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड भाई जो AI होते हैं वो एस्थेटिक होते हैं, उनके अंदर RGB वगैरह भी आती है और उनकी कूलिंग बहुत अच्छी होती है। तो देखो, अगर आप इंटेल बेस ले रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप बजट में चल रहे तो आप एक एयर कूलर ले लें। अच्छा PC बना रहे तो आप एक AIO ले लें। एंड सिमिलरली AMD वाले जो आप प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एक्सट्रीम लेवल का वर्क कर रहे हैं तो आप AIO के साथ जाएँ। नॉर्मल वर्क के साथ जो आपका स्टॉक कूलर है वो बढ़िया है। एंड अगर आप Ryzen 7 से ऊपर का प्रोसेसर ले रहे हैं, जैसे Ryzen 9 या फिर Ryzen 7 भी ले रहे हैं, तो आपको एक AIO ले लेना चाहिए, ठीक है। Ryzen 3 के साथ कोई ज़रूरी नहीं है, Ryzen 5 के साथ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप बहुत Ryzen 3 के साथ तो ज़रूरत ही नहीं है। Ryzen 5 में अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं तो भी आप एक AIO लगवा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि है एक PSU होती है पावर सप्लाई यूनिट। एंड लोग ना इसको ना बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं। भाई देखो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप एक बात बताओ, अगर आपके घर की मेन सप्लाई ख़राब हो जाएगी, अगर आप मेन सप्लाई सस्ती सी ले लोगे तो भाई जो आपके अंदर के कंपोनेंट्स है वो सारे खराब हो जाएंगे, ठीक है। आपके घर में भाई कितनी सारी चीज़ होती हैं, AC, फ्रिज, TV सब खराब हो जाएंगे। तो भाई आपको एक बहुत अच्छी पावर सप्लाई में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पावर सप्लाई लेने से पहले किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? भाई एक वेबसाइट है PC पार्ट पिकर, मैं आपको दिखाता हूँ, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उधर जाके आप अपने सारे कंपोनेंट्स लगाओ भाई, CPU, GPU, मदरबोर्ड, रैम, जितने भी आपने कंपोनेंट डिसाइड करें उनको आप एंटर करो, तो आपको एक PC की टोटल वॉटेज दिखा देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी PC की जो रिक्वायरमेंट है वो है 550 वॉट्स, ठीक है।
तो मैं आपको बोलूंगा कि आप उससे थोड़ा बफर लेके चले, बफर बोले तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चले क्लियरेंस में। अगर आपकी 550 वॉट की बन रही है तो आप 650 वॉट 750 वॉट की पावर सप्लाई लें, तो हाँ मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बफर लेके चलना चाहिए, थोड़ा सरप्लस लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में आप कोई चीज़ अपग्रेड करोगे या फिर एड ऑन करोगे तो उसके लिए आपको रूम मिल जाता है। अब अगली चीज़ ये है कि भाई देखो, जो पावर सप्लाई होती है ना, कभी कभार ये होता है कि जो पावर सप्लाई आपको मतलब दिखाती हैं, मार्केट करती हैं, वो ये दिखाएंगे भाई हमारी 600 वॉट की पीक वॉटेज है। हमें पीक वॉटेज से मतलब नहीं है, क्या पता उसकी जो कंटिन्यूस वॉटेज है वो भाई 400 वॉट ही हो। फॉर एग्जांपल आप भाई वीडियो रेंडर कर रहे हो और आपका पीसी 500 वॉट पे चलता है, तो उसको 500 वॉट लगातार चाहिए जब तक वो वीडियो रेंडर नहीं हो जाए 100% लोड पे। और अगर आपकी पावर सप्लाई इतना लोड नहीं दे पा रही तो भाई आपका पीसी बंद हो जाएगा एंड कंपोनेंट्स खराब भी हो सकते हैं, ठीक है। तो तभी मैं बोलता हूँ आपको सरप्लस लेके चलना चाहिए एंड ऐसी पावर सप्लाई देखें जिसमें कंटिन्यूस आपको पावर सप्लाई कंटिन्यूस वोल्टेज मिलती रहे, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखनी है। दूसरी चीज़ आपका साइज़ है भाई, आपके पीसी में जो आपकी पावर सप्लाई आप चूज़ कर रहे हैं वो फिट हो जाए या ना हो जाए। तो नेक्स्ट चीज़ है सर्टिफिकेशन। आपने बहुत सुना होगा, मार्केट में आजकल चल रहा है 80+ ब्रॉन्ज, 80+ गोल्ड, टाइटेनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो क्या होता है भाई, देखो एसी करंट को डीसी कन्वर्ट में करंट करते हैं ना, तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है और उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं होती, 100% एफिशिएंसी नहीं होती। तो 80+ इस बात का सर्टिफिकेशन है कि आपके पीसी पे कितना ही लोड हो, बेशक 100% लोड हो, तो वो जो 100% करंट आ रहा है उसको मिनिमम 80% तो वो कन्वर्ट कर रहा है, उतनी एफिशिएंसी उसकी है। तो ये सर्टिफिकेशन है, आपको 80+ से नीचे नहीं जाना चाहिए भाई। एंड रिकमेंडेड मेरे हिसाब से 80+ ब्रॉन्ज है, उससे नीचे भी आप ना ही जाएं। 80+ ब्रॉन्ज मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको पीसी के लिए होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी पीसी की रिक्वायरमेंट 550 वॉट आ रही है, तो आप 650 वॉट 750 वॉट 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई के साथ जाएं, ठीक है। एंड अगर आपके पास बजट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो आप और भी हाई लेवल की गोल्ड, टाइटेनियम वाली पावर सप्लाई भी चूज कर सकते हैं, जिसमें 90-95% तक भी एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। अगली चीज जो पावर सप्लाई के अंदर आती है, पावर सप्लाई दो तरीके की आती है, मॉड्यूलर एंड नॉन मॉड्यूलर। मॉड्यूलर बोले तो जिनकी जो केबल्स होती है ना इतनी सारी पावर सप्लाई के पीछे, वो डिटैच हो जाती है। जो केबल्स आपको अपने मदरबोर्ड में लगानी है, फिर आपके पीसी में कंपोनेंट्स में लगानी है, सिर्फ वही आपको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये थोड़ी एस्थेटिक्स इंप्रूव कर देता है, केबल मैनेजमेंट में हेल्प कर देता है, यही चीज़ है। बट जो मॉड्यूलर पावर सप्लाईज है वो थोड़ी महंगी आती है, आपको ये देखना पड़ेगा। आपका बजट रिस्ट्रिक्टेड है तो आप नॉन मॉड्यूलर के साथ भी जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि नॉन मॉड्यूलर खराब होती है फिर अच्छी नहीं होती। कोई भी पावर सप्लाई लेने से पहले देखो आपको उसके रिव्यूज़ पढ़ लेने चाहिए, इंटरनेट पर आप रिसर्च करिए। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ पावर सप्लाई चूज़ कर ली तो उन सबका आप रिव्यूज़ देखें। जो आप ब्रांड चूज़ कर रहे हो आप उसकी आफ्टर मार्केट सपोर्ट देखें, क्योंकि भाई पावर सप्लाई जैसी चीज़ कभी कभार खराब हो जाती है, वोल्टेज ऊपर नीचे जाती है तो वो खराब हो जाती हैं, तो आपको प्रोटेक्ट भी करती है आपके पीसी को ना फेलियर से, इलेक्ट्रिकल फेलियर से भी आपको बचा लेती है। आजकल सारी पावर सप्लाईज के अंदर ये चीज़ें होती हैं। अगर आप अच्छी ब्रांड की ले रहे हैं तो हाँ आपको रिव्यूज़ चेक कर लेने चाहिए। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हो गए आपको PSU लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं केस की। भाई देखो केस बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, लुक्स आपके ऊपर होने चाहिए कि भाई हर आदमी की अलग पसंद होती है। मैं ये तो नहीं बता सकता आपको कौन सा केस लेना चाहिए, बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो आपको देखने चाहिए केस के हिसाब से। एक तो भाई फॉर्म फैक्टर, आपने जो कंपोनेंट चूज़ करे हैं या फिर आपका पीसी का फॉर्म फैक्टर बड़ा है, छोटा है, स्मॉल टावर है, फुल ATX है, उस हिसाब से आपको केस डिसाइड करना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बेशक दिखने में थोड़ा कम अच्छा हो बट एयर फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर कूलिंग मेंटेन रहनी चाहिए, है ना। फ्लो का जो मतलब फैंस का जो फ्लो है वो मेंटेन रहना चाहिए। ये ना हो कि आपने एकदम बिल्कुल बंद पीसी केस ले लिया एकदम जाल की तरह और उसमें से हीट बाहर ना निकल पाए, तो भाई बहुत थ्रॉटलिंग होगी, बहुत आपको परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे उसके अंदर। तो अच्छा एयर फ्लो वाला पीसी लेना। और भाई अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आपको RGB कितनी चाहिए। उसके अंदर बहुत तरीके के अच्छे केस आते हैं, डीप कूल की तरफ से आते हैं, कूलर मास्टर की तरफ से केसेस आते हैं, लैंडली की तरफ से केस आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, बहुत सारे केसेस बनाते हैं। ये सारी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको किसी तरीके से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं आप पीसी मुझसे बनवाएं, एक बहुत ही नॉमिनल फीस के बदले में मैं आपका पूरा पीसी डिज़ाइन कर दूंगा आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम या डिस्कॉर्ड पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ये मेरे चैनल पर पहली सीरीज़ है, प्लीज़ आप इसका ज़रूर रिव्यू देना। और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में देख के बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टाइम। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।